नमस्कार मित्रों। आज मैं जो है अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। यूपी इलेक्शन से रिलेटेड है। अभी आचार संहिता लग चुकी है। यूपी इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। 7 चरणों में ये इलेक्शन है और अ, उसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि हमारा यूपी इलेक्शन में सबसे मेन मुद्दा है क्या। तो आज के डेट में बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है। इसके कितने मुद्दे हैं, पहले उन सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का हो सकता है, महंगाई का हो सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है, एजुकेशन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो सकता है, संरक्षण का मुद्दा हो सकता है, जैसे डिफेंस सेक्टर का। और उसके अलावा विकास एक मुद्दा हो सकता है। उसके बाद जो है गुंडागर्दी, वो भी एक मुद्दा है यूपी में। और उसके अलावा आपका राम मंदिर। राम मंदिर के बाद जैसे इसकी बीजेपी बोल रही है कि काशी और मथुरा बाकी है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। उसके बाद किसान बिल, जो कि लोग अभी प्रेजेंट टाइम में भूल चुके हैं, वो भी एक मुद्दा था और जो इफेक्ट करेगा यूपी इलेक्शन को। उसके बाद लड़कियों का शिक्षा और उनका संरक्षण, ये एक मुद्दा हो सकता है। तो ये सारे। और उसके बाद आपका देख सकते हैं कि आज की डेट में गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, जो पहले से पूंजीपति हैं, बड़े बिजनेसमैन, अडानी, अंबानी और टाटा ग्रुप, या फिर जो भी मतलब मानकीन लोग जो बिजनेस में हैं, उन्हीं को सपोर्ट करती है। बाकी जो है कोई छोटा बिजनेसमैन, अगर व्यापारी वो थोड़ा परेशान है, तो वो भी एक यूपी इलेक्शन में एक मुद्दा हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि सबसे मेन मुद्दा किस पार्टी के लिए क्या होगा। अगर बात करते हैं हम बीजेपी पार्टी के पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है हिंदुत्व का। कि उनका ये मानना है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं और आपको जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आपको जो है मंदिर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और जिस जगह पे जो मंदिर है उसको वैसे ही उसका संपूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। अभी हाल ही में मैं अयोध्या गया। अयोध्या में देखा मैंने कि पुराने ज़माने से लेकर के जो चीज़ें थी पुराने ज़माने में, मतलब अभी 2 साल पहले जो अयोध्या की कंडीशन थी और अभी की जो कंडीशन है, उसमें बहुत सारा अंतर आया है। अभी वो एक दार्शनिक स्थल हो गया है, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस टाइप का हो गया है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। सरयू नदी में बोट चल रहा है और लोग जो है काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। अयोध्या जाने के लिए लालायित हैं। बिहार से और दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। तो विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो मतलब उन्होंने जो है इस हिंदुत्व वादी जगह का, जो कि अयोध्या है, जहाँ राम जन्मभूमि, वहाँ का उन्होंने विकास वाकई में किया है और उसको एक दार्शनिक स्थल बना दिया है। अयोध्या धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। वहाँ के लोगों को जो पहले दुकानों में बैठते थे, शायद दोपहर में दुकान बंद कर देते थे, अभी की डेट में उनकी दुकानें 24 घंटे खुल रही हैं और उनके लिए भी एक रोजगार पैदा किया गया है इस राम मंदिर के माध्यम से। तो ये हो गया। उसके बाद आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो जो छोटे गांव से कनेक्टिविटी मिल रही है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के थ्रू जो है लखनऊ से। तो एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी मुझे लगता है कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और उसके बाद आपका कई जगह रेलवे लाइन का जो है नई रेलवे लाइन बन रही है आपका, जैसे अकबरपुर से आप देखेंगे कि सिंगल लाइन थी अकबरपुर से फैजाबाद और फैजाबाद से लखनऊ बाराबंकी तक, वो डबल लाइन हो रहा है, अभी काम स्टार्ट है। तो वो भी एक अच्छा डिफेंस कॉरिडोर बनाना आपका लखनऊ में, यूपी में। तो वो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से आपका औद्योगिकरण करना है यूपी में। और जिस वजह से लोग बाहर जाते थे उनको जो है अपने प्रदेश में रह करके विकसित हो सकते हैं। पर इन सब चीज़ों के अलावा गुंडागर्दी, जैसे कि बहुत सारे नामचीन लोग हैं जो गुंडागर्दी के माध्यम से अपना वर्चस्व दिखाते थे, वो लोग भी थोड़ा सा जो है बीजेपी की पार्टी में दबे हैं। फिर बात करते हैं हम किसान बिल पे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो एक मुद्दा था जिसकी वजह से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और वो आंदोलन में जो मुखिया थे, वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं, वो खुद राजनीतिक परिवेश में आ चुके हैं। तो वो अगर आप आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। हाँ, वो एज ए आंदोलनकारी वो बहुत बेहतरीन का काम किया उन्होंने। किसान के पक्ष में जो है जो भी लोगों को लगा उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया। पर इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाए, अ, तो वो
आंदोलनकारियों के लिए मतलब मैं कहूँगा कि उनका जो है फ़ायदा उठाना हो गया एक तरह से। जैसा कि आपका सेम अन्ना हज़ारे वाले आंदोलन में हुआ था। उसके बाद जो है आपका विकास का मुद्दा आपने बता दिया, आपको विकास जो है। उसके बाद आप अब बात करते हैं कि परिवारवाद एक मुद्दा हो सकता है। परिवारवाद जैसे कि आप लोग बोलते थे कि सपा समाजवादी पार्टी में हमेशा जो है उसकी पार्टी के नेता को ही अ, मतलब एक परिवार को ही टिकट मिलता है। तो आज की डेट में परिवारवाद जो है, परिवार जो है आपका डिफरेंशिएट होना भी अच्छी चीज़ नहीं है कि पार्टी के चक्कर में परिवार में ही टूट पड़ जाए, जैसा कि आज की डेट में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी है उसके परिवार में। अपर्णा यादव बीजेपी में आ चुकी हैं, उनके समधी जो है मुलायम सिंह के, वो भी आपका आ चुके हैं बीजेपी में। तो एक तरह से देखा जाए कि परिवारवाद ना होकर के परिवारवाद में परिवार में ही फूट पड़ गई है। तो ये भी एक गलत परिवेश है। तो आपस में राजनीति की वजह से कोई पारिवारिक क्लेश नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो है शिक्षा और बेरोजगारी पे आते हैं। बेरोजगारी का क्या है कि आपका देख ही रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि एक आधा वैकेंसी के अलावा कोई अभी तक योगी राज में कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे विकास उन्होंने किया है, पर बेरोजगारी अभी भी वही चरम पे है अपने, महंगाई अपने चरम पे है। मेरा ये मानना है अगर विकास होगा तो महंगाई होगी, और महंगाई होगी तो चीज़ें जो हैं दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे कि अगर आप अपना घर में एक माला और तैयार करना चाह रहे हैं, एक बिल्डिंग में एक फ्लोर और ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। और तो वो अगर आपको महंगाई लगता है तो वो चीज़ें तो होनी है। अगर आपका विकास विकसित होना है, आपको विकास तो की ओर बढ़ना है, तो महंगाई भी ऑब्वियस सी बात है आपको झेलनी पड़ेगी, और महंगाई धीरे धीरे जो है वो कंपनसेट होती जाएगी जैसे जैसे विकास होता जाएगा। जैसा उसका उदाहरण दे सकता हूँ कि पुराने ज़माने में आपको गाड़ियाँ बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं थी। आज की डेट में आप जाते हैं, ओला बुक करते हैं, ईज़िली अवेलेबल। फूड जो है वो भी आपको ढाबे वाले कोई बहुत पैसा ले रहे थे, अभी स्विगी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं महँगाई के साथ-साथ सुलभ भी हुई हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अब हम ये बोलें कि हम वोट किस माध्यम से करें? तो जैसा कि देख रहे हैं हर पार्टी अपने-अपने कैंडिडेट को जो कि दावेदारी रखता है जिस क्षेत्र में, वहाँ पे वोट दे रही हैं। और यूपी में एक जो है जातिवादिता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो भी जात का बाहुल्य क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे उस पार्टी को टिकट दिया जा रहा है। पार्टी वाले अपने-अपने कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। तो चूँकि बीजेपी विनिंग पार्टी है, तो सारे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो जीतना चाहते हैं, वो उनके पास ईज़िली ऑप्शन अवेलेबल है बीजेपी के पास उनको चूज़ करने का, और वो वहाँ से लड़ ले रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे जो लगता है अपने एज़ ए अपने यूपी में एक वोटर के माध्यम तरह से, और जितना मैं रहा हूँ बस अब 30 साल से, तो मैं जितना समझ सकता हूँ कि घुमा फिरा करके देखा जाए तो पूर्वांचल क्षेत्र में बीजेपी की बाहुल्य है, और आपका कन्नौज वाला एरिया और उधर सफाई का एरिया में सपा है। ओवरऑल मुझे लगता है 60% जो है आ, वो सीटें बीजेपी के पक्ष में आने की संभावना बहुत प्रबल लग रही है मुझे। और समाजवादी पार्टी जो कि उनका जो गढ़ है, वहाँ से अब केरल से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी चुनाव, तो उनका उस डायरेक्शन में वहाँ पे जो है क्षेत्रवादिता की वजह से उनकी सीटें बशर्ते आएंगी, पर बहुमत करने के लिए उनको जो है और लोगों का चाहिए होगा सपोर्ट। उससे भी नहीं होने वाला कि बीजेपी एकमात्र पार्टी जो अकेले सरकार बना ले जाएगी। ये है। अब बाबा जी का अगर हम बात करें कि ऐसे नेता आज की डेट में सबसे ज़्यादा परिपक्व नेता कौन सा है, तो मेरा ये मानना है, सर्वे के लिए मुझे फ़ोन आया था कि आप जो है बताइए कि आपको सबसे प्रबल नेता, सबसे अच्छा नेता कौन लगता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एज ए नेता बात करेंगे तो मायावती जी सबसे बेहतर नेता हैं, और उसके बाद बाबा हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को मैं थर्ड नंबर पे रख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने परिवार को संभालने में ही जो है उनके घर वाले ही जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो देश को कैसे चलाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। और बाबा एज ए पर्सन अगर मैं बोलूँगा तो वो पर्सनल अस्तित्व पे देखेंगे, अगर व्यक्तिगत तौर पे, तो वो उससे बेहतर व्यक्तित्व कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। पर
एज ए लीडर देखेंगे तो बाबा अभी उनको और परिपक्व होने की आवश्यकता है। और बाकी छोटे मोटे नेता भी हैं बहुत सारे, ओवैसी जी हैं, आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, तो ये लोग भी जो है उतनी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहेगी इनकी इस चुनाव में। और यही कह रहा हूँ मैं कि आपका ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो इन सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, और वो अपने अपने पार्टियों से लोगों को टिकट दे करके चुनाव लड़ेंगे। और परसेप्शन यही कहता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। एज ए पार्टी मुझे बीजेपी पसंद है, अगर मेरा पर्सनल व्यक्तित्व देखा जाए, एज अ पर्सनल थिंकिंग पूछी जाए, तो मुझे एज ए पार्टी बीजेपी पसंद है। एज ए नेता अगर देखा जाए, इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाएगा, तो मायावती जी एज ए नेता ज़्यादा परिपक्वता है उनके अंदर। और अगर ये बोला जाए कि आप वोट किसको देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो जीतेगा हम उसको वोट देंगे। तो हमारी पार्टी हमारे क्षेत्र में जो लीड कर रही थी, हम उसी को वोट देंगे, क्योंकि हमेशा लीडिंग कैंडिडेट को ही, जो पार्टी भी विनिंग पार्टी होती है, वो उसको ही टिकट देती है। तो एक वोटर होने के नाते समझदारी इसी में है कि उसी को वोट दिया जाए जो जो है लीड कर रहा हो। धन्यवाद।